आज हम ज्योग्राफी की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए जलवायु के बारे में पढ़ेंगे। भारत की जलवायु कैसी है उसके बारे में पढ़ेंगे। सो गाइस स्टार्ट करते हैं। भारत की जलवायु। कि मानसून के आगमन और निवर्तक की तिथि क्या है और वार्षिक वर्षा किस क्षेत्र में कितनी होती है। यानी कि मानसून जब का आगमन होता है, किस क्षेत्र में, किस शहर में, किस टाइम मानसून आता है, किस तारीख को आता है, ये देखेंगे। मानसून है जो, देखो इसमें हमारा ये मानचित्र है, इसमें दिखाया गया है कि वर्षा किस किस क्षेत्र में कितनी हो रही है। 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले ये हमारे क्षेत्र हैं। उत्तर पूर्वी का जो भारत है इसका क्षेत्र सबसे ज़्यादा, और ये हमारा पश्चिमी तट है, इस पर सबसे ज़्यादा 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होती है। और 100 से 200 सेंटीमीटर की जो वर्षा होती है ये है हमारा, एक तो उत्तर में उत्तर वाला भाग, और ये उत्तर पूर्व वाला भाग में ज़्यादातर 100 से 200 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। 50 से कम में राजस्थान वाला भाग है, और जो बीच वाला हमारा मध्य भारत से नीचे वाला क्षेत्र है उसमें 50 कम सेंटीमीटर से कम वर्षा होती है। और जितना भी बच के क्षेत्र जो हमारा हरियाणा, पंजाब, जम्मू का हिस्सा है और अदर्स कंट्री स्टेट है, उनमें हमारी 50 से 100 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है। आगमन की तिथियाँ क्या क्या है। सबसे पहले श्रीनगर में जो मानसून पहुंचता है वो 15 जुलाई को पहुंचता है, जबकि दिल्ली है, चंडीगढ़ है, जयपुर है, इनमें मानसून लगभग 1 जुलाई के आसपास पहुंच जाता है। सबसे पहले हमने पहले ही पढ़ा कि सबसे पहले जो मानसून है वो केरल के तट पर पहुंचता है, और वो 1 जून को पहुंचता है। मंगलोर है, हैदराबाद है, इसमें 5 जून को पहुंचता है। उसके बाद जैसे कि अहमदाबाद, भोपाल है, लखनऊ है, इनमें 15 जून को। मुंबई और कोलकाता, पटना 15 जून। जो हमारे उड़ीसा का भुवनेश्वर क्षेत्र हो गया, और बांग्लादेश का क्षेत्र है, और बांग्लादेश से ऊपर यानी सिक्किम के आसपास का क्षेत्र है, उसमें 5 जून को पहुंचता है। जबकि हमारा जो नीचे उत्तर पूर्वी भाग का निचले वाला हिस्से में 1 जून से ही मानसून पहुंच जाता है। ये थी हमारी मानसून के आगमन की तिथि। और मानसून का निर्गमन किस टाइम होता है, जब मानसून है यानी हमारे बाद से मानसून किस टाइम जाता है उसके बारे में देखेंगे। बाद से जो मानसून है वो जो श्रीनगर वाला क्षेत्र है हमारा, और जो राजस्थान वाला क्षेत्र है, राजस्थान वाले क्षेत्र से 1 सितंबर को मानसून लौट जाता है। जबकि श्रीनगर है, गुजरात का कुछ हिस्सा और पश्चिमी पूर्वी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, इसे 15 सितंबर को जो मानसून है उसका निगमन हो जाता है। उसके बाद भोपाल है, मुंबई से नीचे वाला क्षेत्र है, वो होता था 20 को, ये 1 अक्टूबर को जाता है। हैदराबाद वाला क्षेत्र और इसके आसपास का क्षेत्र है जो 15 अक्टूबर को। उसके बाद आप देख सकते हो कि जो हमारी केरल है या फिर तमिलनाडु का क्षेत्र हो, 15 दिसंबर यानी दिसंबर तक मानसून लौट जाता है। आपने पता है कि कुछ हरियाणा और पंजाब का कुछ क्षेत्र और उत्तर पूर्वी जो भारत का क्षेत्र है, इसमें लौटते हुए मानसून से भी वर्षा होती है। अभी हमने मानसून के बारे में देखा। हम देखेंगे भारत की जो प्राकृतिक वनस्पति है किस प्रकार की है, किस क्षेत्र में कौन कौन सी वनस्पति पाई जाती है, उसके बारे में देखेंगे और पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर यानी ऊपर का हिस्सा, जम्मू कश्मीर, लद्दाख का कुछ हिमाचल का क्षेत्र है, वहाँ पर पर्वतीय वन है। पर्वतीय वन अरुणाचल प्रदेश में है। जो कांटेदार उष्णकटिबंध वाले जो वन है, उष्णकटिबंधीय या कांटेदार वन, ये गुजरात और राजस्थान, मध्य प्रदेश और कुछ हरियाणा और पंजाब का क्षेत्र भी है, इसमें उष्णकटिबंधीय कांटेदार वन पाए जाते हैं। जबकि हमारे जो पश्चिमी तट है और पूर्वी तट का कुछ हिस्सा, उड़ीसा और जो उड़ीसा के आसपास का और पूर्वी जो हमारा वो पूर्वी उत्तर पूर्वी क्षेत्र है, उसमें उष्णकटिबंधीय पर्वतीय वन पाए जाते हैं, और उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा ज़्यादा होती है वहाँ सदाबहार वन पाते हैं, और जहाँ पर वर्षा इतनी ज़्यादा नहीं होती वहाँ पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जबकि जो हमारा पूर्वी तट है उसके आसपास का क्षेत्र और जितना भी मध्य भारत है उसमें ज़्यादातर ज्वारीय वन पाए जाते हैं। और जो नदियाँ के आसपास का डेल्टाई वन पाए जाते हैं। और पश्चिम बंगाल में
पश्चिम बंगाल का जो क्षेत्र है वहाँ मैंग्रोव वन पाए जाते हैं, यानी सुंदरवन पाए जाते हैं। सुंदरवन जो मैंग्रोव वन है वहाँ पर मैंग्रोव वृक्षों की अधिकता के कारण ही मैंग्रोव वन कहा जाता है इसको। हाँ, प्राकृतिक वन जो हमारे हैं उसके बारे में पढ़ेंगे अभी। जो हमारे प्राकृतिक वन हैं उनको वनस्पति और जलवायु के आधार पर कई प्रकार से कई भागों में बांटा गया है। जैसे कि सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, जहाँ वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है, जहाँ पर वर्षा 200 सेंटीमीटर से ऊपर होती है तथा तापमान 22 डिग्री तक रहता है, तथा पश्चिमी घाट की जो पश्चिमी ढाल तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में यह पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय जो सदाबहार वन है, क्या क्या इसके लिए 200 सेंटीमीटर से ऊपर की वर्षा होनी चाहिए, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से तक होना चाहिए, और ये ज़्यादातर हमारा जो पश्चिमी तट है उसकी पश्चिमी ढाल और उत्तर पूर्वी क्षेत्र की पहाड़ियों व अंडमान निकोबार द्वीप समूह में से पाए जाते हैं। यह वन बहुत ही सघन होते हैं तथा वृक्षों की ऊंचाई 30 से 60 मीटर से भी अधिक हो जाती है। इन पेड़ों के पत्ते जड़ने फूल लगने व फल लगने का समय अलग अलग होता है। जो यहाँ पर सदाबहार वन होते हैं, यहाँ पर जो वृक्ष होते हैं उनके जो पत्ते हैं, फल हैं या फूल हैं, उनके अलग अलग समय होते हैं। इस करके जब एक साथ ये पत्तियाँ नहीं गिरा पाते और ये सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। इनकी लकड़ियाँ जो है वो काफ़ी कठोर होती है। इस वजह से लकड़ियाँ आर्थिक दृष्टि से उतनी महत्वपूर्ण नहीं होती। इनका उपयोग ज़्यादातर जलवायन के लिए किया जाता है। ठीक है, जैसे कि रबड़ है, आयरनवुड है, मोरगना है, ताड़ है और बांस। उष्ण का कई बार पूछा जाता है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में कौन कौन से वृक्ष होते हैं। रबड़ है, आयरनवुड है, मोहगनी, ताड़ और बांस। इसमें मेन रखने वाली चीज़ क्या है, याद रखने वाली, उष्णकटिबंधीय वन कहाँ पर होंगे, जहाँ पर 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा वर्षा होगी, तापमान 22 डिग्री सेल्सियस होगा, और ये ज़्यादातर जो हमारा पश्चिमी घाट है उसके पश्चिमी ढाल तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र में की पहाड़ियों में और अंडमान निकोबार में ज़्यादातर ये वृक्ष पाए जाते हैं। ये बहुत ही सघन होते हैं। यहाँ पर जो घास फूस वगैरह बहुत ही कम मात्रा में उगता है, तो बहुत ही कम मात्रा में उगता है, क्योंकि इसकी जो सूर्य का प्रकाश है वो नीचे धरती तक नहीं पहुँच पाता। यहाँ के वृक्ष बहुत ही लंबे होते हैं, 30 से 60 मीटर लंबे तक हो जाते हैं। ये पेड़ जो हमारे इस सदाबहार वन के पेड़ पौधे हैं, ये अपने पत्ते, फूल वगैरह या फल अलग अलग समय में देते हैं, इसलिए ये सदा हरे भरे दिखाई देते हैं। इनकी जो लकड़ियाँ हैं वो काफ़ी कठोर होती है, इस वजह से ये आर्थिक दृष्टि से इतनी महत्वपूर्ण नहीं है, बस जलवायन के लिए इसका उपयोग किया जाता है। उष्णकटिबंधीय कटीले वन। कटिबंधीय कटीले वन है जहाँ पर वर्षा 50 सेंटीमीटर से कम होती है। ये वन छोटी छोटी झाड़ियों के रूप में होते हैं। सामान्यतः इनकी ऊंचाई 6 मीटर तक ही होती है, क्योंकि इन पर ज़्यादा वर्षा पानी नहीं मिल पाता और इनकी हाइट नहीं बढ़ पाती। वृक्षों की जड़ें लंबी, पत्तियां ज़्यादा तो मोटी या कटीली होती है और ऊपर से चिकनी होती है, ताकि मोम जैसी संरचना बना देती है पत्तियां अपने ऊपर, ताकि इनके जो पानी का वाष्प कम से कम हो सके। यह मुख्यतः राजस्थान पश्चिमी घाट पर्वत का जो दृष्टिवाया क्षेत्र है, जहाँ पर वर्षा नहीं होती, वहाँ पर पाई जाती है। इसमें जो मुख्यतः वृक्ष हैं वो बबूल है, नागफनी है, बेर है, खजूर है और खेजड़ी है। जो पर्वतीय वन है, पर्वतीय क्षेत्रों में ऊंचाई के साथ तापमान घटने के साथ साथ प्राकृतिक वनस्पति में भी बदलाव आना स्टार्ट हो जाता है, जिसे हम चित्र के द्वारा समझेंगे। क्या होगा कि जो 1500 मीटर तक सदाबहार पर्णपाती वन पाए जाते हैं। 0 से 1500 मीटर तक कौन से वन पाए जाते हैं, सदाबहार व पर्णपाती वन। और 1500 से 2500 मीटर तक शीतोष्ण चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। इनमें से कौन कौन से मुख्यतः जैसे आक है, देवदार है। और 2500 से 4500 मीटर के बीच कोणधारी वन पाए जाते हैं, जैसे कि फर है, चीड़ है, सोनावर है, ब्लू पाइन है। और 4500 मीटर से 4800 मीटर तक घास जैसे काई, लिकेन वगैरह टुंड्रा वनस्पति पाई जाती है। और जो हमारे आगे उसके बाद बर्फ़ होती है और वनस्पति बिल्कुल ही ना के बराबर होती है। नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी पहाड़ियों पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को सोलास के नाम से जाना जाता है। जो नीलगिरी, अन्नामलाई और पालनी की पहाड़ियों पर वृक्ष पाए जाते हैं उन्हें कौन से शीतोष्ण कटिबंधीय वनों के सिलोस वनों कहा जाता है।
उसके बाद है ज्वारीय या डेल्टाई वन। इस प्रकार के वन नदियों के डेल्टाओं में पाया जाता है। जहाँ पर नदियाँ डेल्टा बनाती है वहाँ पर ये वन मिलते हैं। डेल्टाई भूमि समतल तथा नीची होने के कारण उसमें समुद्र का खारा पानी जो प्रवेश कर जाता है, जिस कारण इस प्रकार इन भागों में ज्वारीय वन पाए जाते हैं। जब नदियों में का जो भाग है जहाँ पर नदियाँ समुद्र में प्रवेश करती है वहाँ पर समतल भाग होता है और कुछ समुद्र का पानी वहाँ पर आ जाता है और वहाँ पर जो ज़मीन है वो थोड़ी सी दलदली हो जाती है। इन क्षेत्रों में पाए जाने वाले वृक्षों की लकड़ियाँ कठोर व छाल अक्षारी होती है। लकड़ियाँ कठोर होती है लेकिन जो उनकी छाल होती है वह अक्षारी होती है। ऐसे वनों का विस्तार गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टाई क्षेत्र, जिसे कि हम सुंदरवन डेल्टा कहते हैं, महानदी, कृष्णा, गोदावरी तथा कावेरी नदियों के डेल्टाई भागों में पाया जाता है। इसमें कौन से मैग्रो वृक्ष, ताड़, नारियल, फोनिक्स तथा सुंदरी इत्यादि पाए जाते हैं। जो हमारी गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी का जो डेल्टा है उसे सुंदरी वन भी कहते हैं। सुंदरी वृक्षों की दिखता के कारण ही इसका नाम सुंदरी वन पड़ा है। मानसून या पतझड़ व पर्णपाती वन, अन्य वनों की तुलना में इसका विस्तार सबसे ज़्यादा हुआ है। ये वन वहाँ पर मिलते हैं जहाँ पर 270 से 200 मीटर सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। शुष्क ऋतु होते ही जो ये वृक्ष होते हैं ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि नमी को इसे अपने अंदर रख सके, क्योंकि जो नमी है वो पत्तियों के अकॉर्डिंग बाहर चली जाती है, वाष्पित हो जाती है। और ये इस करके जब भी शुष्क ऋतु आती है ये अपनी पत्तियां गिरा देते हैं ताकि जो वाष्प है, नमी है, वो अपने अंदर रख सके। मानसून वंश आर्थिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। ये कहाँ पर मिलते हैं? हिमालय के तराई क्षेत्र में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी गुजरात में इनका विस्तार पाया जाता है। ये कौन कौन से वृक्ष होते हैं? जैसे कि सागवन, साल, चंदन, शीशम, आंवला, महुआ, बेल आदि प्रमुख वृक्ष उष्णकटिबंधीय मानसूनी जो वन है उनमें मिलते हैं। देखते हैं एक बार कि मैग्रो वनस्पतियाँ कौन सी हैं। मैग्रो वनस्पतियाँ उष्णकटिबंधीय, समुद्री तटीय, डेल्टाई व एंसूचरी भागों में पाई जाती है। मैग्रो वनस्पति की जड़ें विशिष्ट प्रकार की होती है। यह भारत के सुंदरवन, महानदी, कृष्णा, गोदावरी इत्यादि प्रमुख डेल्टाई क्षेत्रों में पाई जाती है। मैग्रो वनस्पतियों के विकास हेतु समुद्री खारा पानी, दलदली मिट्टी व अच्छी वर्षा की आवश्यकता होती है। 26 डिग्री सेल्सियस से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच वायुमंडलीय तापमान इनको चाहिए। जो मैग्रो वनस्पति है ये ज़्यादातर मैंने आपको पहले बताया कि जहाँ पर समुद्र का पानी और नदी का पानी आपस में मिलता है वहाँ समतल भूमि होने के कारण थोड़ा क्षेत्र वो दलदली हो जाता है, वहीं पर ये मैग्रो वनस्पतियाँ उगती है। जैसे कि मैंने आपको पहले उदाहरण में बताया कि गंगा और ब्रह्मपुत्र नदियाँ हैं, वहाँ पर ज़्यादातर ये सुंदर वन वगैरह मिलते हैं, सुंदर वृक्ष मिलते हैं, इसीलिए सुंदर वन कहा जाता है इनको। है यह मैग्रो वनस्पति है वो किस क्षेत्र में कितनी है एक बार और देख लेते हैं। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि मैग्रो वनस्पतियाँ कहाँ कहाँ पाई जाती है। जो हमारी कच्छ की खाड़ी है वहाँ पर 23%, लगभग 23% के आसपास ये मैग्रो वनस्पति पाई जाती है। और कहाँ पर? गोवा, कुंडापुर, पिछवारम, कृष्णा नदी डेल्टा में मिलती है, क्योंकि आपने बताया कि जितने भी डेल्टा है वहाँ पर ये मैग्रो वनस्पति मिलती है। गोदावरी नदी डेल्टा पर, महानदी, सुंदरवन डेल्टा, अकॉर्डिंग सारा के सारा जितने भी डेल्टा है 59% ही हमारी पूर्वी घाट से मिलती हैं और 18% अंडमान निकोबार द्वीप से मैग्रो वनस्पतियाँ मिल जाती हैं। भारत में मैग्रो वनस्पति है उसका विस्तार कहाँ कहाँ पर हुआ है और देख लेते हैं। कच्छ की खाड़ी, गोवा और कुंडापुर में लगभग 23% जो हमारे मैग्रो वनस्पति है वो पाई जाती है। जो पश्चिमी घाट के कौन कौन से हैं? गोवा, कुंडापुर और कच्छ की खाड़ी में मैग्रो वनस्पति पाई जाती है। जबकि सुंदरवन डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी नदी डेल्टा, कृष्णा नदी डेल्टा और पिछवारम ये हमारे पूर्वी तट हैं जहाँ पर नदी डेल्टा हैं। आपने पहले भी बताया कि नदी डेल्टा में ये वनस्पति ज़्यादातर पाई जाती है। यहाँ पर 59% पूर्वी क्षेत्र पर मिलती हैं। बाकी का 18% जो मैग्रो हैं वो अंडमान निकोबार में मिलते हैं। क्या होंगे? भारत में इस जो वनस्पति का विस्तार है वो 4921 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। मैग्रो वनस्पति का सबसे अधिक विस्तार सुंदरवन डेल्टा में है। विश्व के कुल मैग्रो वनस्पति के क्षेत्र का 3% भारत में है। 2015 की तुलना में 2017 में भारत में इस वनस्पति के क्षेत्र में 181 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
आगे गाइज 15वीं वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 2017 है मेरे पास। अभी 2019 में भी ये रिपोर्ट आ चुकी है, एक बार उसको आप देख लेना, क्योंकि पीछे ये पुरानी हो चुकी है। जो हमारी अभी न्यू रिपोर्ट आई है, इसके अकॉर्डिंग सबसे ज़्यादा जो वन है वो क्षेत्रफल की दृष्टि से एमपी में है, और जबकि प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में है। और सबसे कम जो वृक्ष है वन है वो हरियाणा में है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भी और प्रतिशत के हिसाब से भी हरियाणा में सबसे कम है। इसमें सबसे ज़्यादा जो वृक्षों में वनों में वृद्धि करने वाला देश है वो आंध्र प्रदेश है, सेकंड पे तेलंगाना है। आगे वाली एक बार रिपोर्ट आप देख लेना। रिपोर्ट के बारे में हम पढ़ लेते हैं एक बार कि स्वतंत्रता के पश्चात भारत की पहली वन नीति 1952 में लागू की गई, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों पर पुनर्विचार करते हुए वन संरक्षण हेतु नई रणनीति अपनाते हुए पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय वन नीति 1988 बनाई गई। इस नीति में उल्लेखित उद्देश्यों हेतु कुछ रणनीतियां बनाई, जिसके तहत भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के कम से कम 1/3 भाग पर वन तथा वृक्ष आच्छादित होने चाहिए। वहीं पहाड़ी व पर्वतीय क्षेत्रों में 2/3 से कम नहीं होना चाहिए। जो हमारे पर्वतीय क्षेत्र है उनमें 2/3, जबकि अदर क्षेत्र हैं जो उनमें 1/3 वन अवश्य होना चाहिए किसी भी स्टेट में। जो हमारी ये रिपोर्ट है ये हर 2 वर्ष के बाद लागू की जाती है। हर 2 वर्ष में ये रिपोर्ट आती है और ये देहरादून से प्रकाशित की जाती है।